हेलो फ्रेंड्स, संस्कार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रखी थी, उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने स्टार्ट कर रखा था एमएस एक्सेल को, जिसमें हमने नॉर्मल चीज़ें उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज था, जहाँ से हमारे पर्सन्स बनते थे, वो चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। जैसे उसके अंदर कितनी रो होती हैं, कितने कॉलम होते हैं, कब उसको बनाया गया था, कब उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल किया गया था। तो साथ में हम थोड़ा बहुत रिपीट कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। उसके बाद में जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। हमने यहाँ पर पढ़ लिया था इसका जो फैट संकलन है, कब इसको स्टार्टिंग में बनाया गया था। तो सन 1985 में इसका जो फैट संकलन है उसको बनाया गया। सन 1985 में MSc OS के लिए फैस्ट संकरण का निर्माण किया गया। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। दूसरी चीज़, कब इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल किया गया, तो सन 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में इसे शामिल किया गया। तो ये चीज़ें हमने नॉर्मल तौर पर हमने पढ़ ली थी। दोनों चीज़ें सन 1985 में MSc के लिए इसका फैट संकलन का निर्माण किया गया और 1990 में इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में शामिल किया गया। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली थी और ये आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि फैट संकलन कौन सा था और किसके लिए बनाया गया था, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में इसको कब शामिल किया गया। उसके बाद में इसके अंदर रो तथा कॉलम की संख्याएं हमने पढ़ी थी। तो रो की संख्याएं कितनी होती हैं इसके अंदर? 10,48,576 तो इसके अंदर रो होती हैं, और कॉलम की संख्या होती है 16,384। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है कि रो की संख्या तो 10,48,576 होती है और कॉलम की संख्या 16,384 होती है। यदि आपको ये पूछ ले कि कौन कॉलम की संख्या कौन सी अंतिम संख्या है, तो XDF जो है वो अंतिम कॉलम होता है, और जो फर्स्ट कॉलम होता है वो होता है आपका, फर्स्ट कॉलम जो होता है वो होता है A का, और जो अंतिम कॉलम होता है वो कौन सा होता है आपका? XDF होता है। और 16,384 वाला जो कॉलम होता है वो आपका होता है XDF, और स्टार्टिंग जो कॉलम होता है वो होता है A होता है। और ये होती हैं आपकी रो, जिनकी संख्याएं 1 से लेकर कहाँ तक होती हैं? 10,48,576 तक होती हैं। यहाँ से एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आपको कोई ये पूछ लेगा इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से सेल का सही अर्थ कौन सा है, मतलब सेल का जो एड्रेस है वो सही एड्रेस कौन सा है। तो सेल का एड्रेस सही लिखने का तरीका है, सबसे पहले हमेशा कॉलम आता है, सबसे पहले कॉलम आता है और फिर कोई भी संख्या आती है। मतलब यहाँ पर ये तो होगा आपका रो की संख्या, सॉरी कॉलम की संख्या, और ये होती है आपकी रो की संख्या। तो सही प्रारूप होता है, फर्स्ट आता है आपका कॉलम, उसके बाद में आपका आता है रो की संख्याएं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि कई बार प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से सेल का सही प्रारूप कौन सा है। वहाँ पर आपको ऐसे भी दे सकता है ऑप्शंस में 10A ये, या फिर आपको देगा ऑप्शंस में A10। तो आपका आंसर राइट ये है, बाकी सभी आंसर आपके क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि सेल का सही प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले कॉलम आता है, उसके बाद में क्या आती हैं आपकी जो रो की संख्या है वो आती हैं। तो ये है उसका सेल का सही प्रारूप। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
कुल कितने सेल होते हैं, एक वर्कशीट में कुल कितने सेल होते हैं, सेल की संख्याएं कितनी होती हैं, ये भी पूछ सकता है। तो सेल क्या होते हैं आपको पता ही है, रो तथा कॉलम का कटान बिंदु होता है वो सेल कहलाता है। और वर्कशीट में कुल कितने सेल होते हैं वो भी हमें याद रखना है कि वर्कशीट में आपके सेल होते हैं 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184 सेल होते हैं। ये संख्या आपको याद रखनी है और इम्पोर्टेंट है ये भी कि कुल सेलों की संख्या कितनी होती है आपकी, कुल सेलों की संख्या हमारी होती है 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184। तो ये संख्या भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने वर्ड के अंदर हमने फाइल मेनू पढ़ लिया था। फाइल मेनू सबसे पहला जो ऑप्शन एक्सेल में भी फाइल मेनू का आता है, तो फाइल मेनू हमने वहाँ पर पढ़ लिया था, जिसमें से हमने सेव एज, ओपन, क्लोज वगैरह के ऑप्शन हमने वहाँ पर क्लियर कर लिए थे। तो उनको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पीछे का वीडियो है वो आप देख सकते हो, MS वर्ड से संबंधित जो फर्स्ट वीडियो है वो आप वहाँ पर देख सकते हो। वही सेम प्रोसेस आपकी एक्सेल में होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके अंदर होम टैब में। होम मेन्यू आता है हमारा, वो देखते हैं। होम मेन्यू के अंदर हमने ग्रुप आते हैं हमारे। सबसे पहला ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। यदि आपको ध्यान में हो, हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप पीछे पढ़ा है MS वर्ड में, उस जिसमें ऑप्शंस हमारे कट का था, कॉपी का था, पेस्ट का था, फॉर्मेट पेंटर का था। तो वहां पर ऑप्शंस हमने देखे थे। कट का ऑप्शंस आता है, कॉपी का आता है, पेस्ट का आता है और फॉर्मेट पेंटर का। तो ये चीजें हमने वहां पर क्लियर कर ली थी कि कट की शॉर्टकट हमारी होती है Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C, पेस्ट की Ctrl+V होती है। तो ये शॉर्टकट हमने यहाँ पर वहाँ पर पढ़ ली थी। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, सेम कार्य रहेगा। कट का भी वही कार्य है, कॉपी का भी वही रहेगा, पेस्ट का भी वही रहेगा और फॉर्मेट पेंटर का है वो कार्य भी वहाँ पर सेम रहेगा। तो इस ग्रुप का हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि पिछली क्लास में हमने इसको ढंग से क्लियर कर लिया था, ढंग से हमें आता है, तो हमें यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी क्या कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार यदि आपने वहाँ पर उसको देख लिया था कि इनका कार्य क्या है, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट हमेशा याद रहते हैं। किसी फाइल को कट करके दूसरे स्थान पर लेके जाना, कॉपी करके लेके जाना और दूसरे जहाँ पर उसको अप्लाई करना। उसके बाद में अगला ग्रुप आता है इसका फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप आता है। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर भी हमने ऑप्शंस पढ़ लिए थे। जैसे वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट का पढ़ लिया था, फ़ॉन्ट साइज का पढ़ लिया था, ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, बोल्ड का, इटालिक का। तो ये ऑप्शंस हमने वहाँ पर क्लियर कर लिए थे, तो हमें फ़ॉन्ट ग्रुप पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपने वर्ड में उसको क्लियर कर लिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको अलाइनमेंट ग्रुप से, क्योंकि होम टैब का जो एक्सेल का जो मेन हिस्सा होता है वो आपके होम मेन्यू से अलाइनमेंट ग्रुप से प्रारंभ होता है, जहाँ से हमारे पर्सन्स बनने की संभावना है। तो अगला जो ग्रुप हमारा आता है वो आता है अलाइनमेंट ग्रुप। अगला ग्रुप हमारा अलाइनमेंट ग्रुप आता है। अलाइनमेंट ग्रुप के जो फर्स्ट आपके 6 ऑप्शंस होते हैं वो आपके सेल के अंदर टेक्स्ट को अलग अलग पोजीशंस के ऊपर सेट करने के लिए होते हैं। टॉप, लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो वो ऑप्शंस आपके होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? सेल के अंदर टेक्स्ट को शामिल करने के लिए। मत कहने का मतलब ये है कि आपको उन सेलों में टेक्स्ट को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है या फिर आपको इस साइड में रखना है या फिर उसको सेंटर में रखना है या ऊपर के भाग में रखना है। तो वो कंडीशंस हमने वहाँ पर पढ़ ली थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर आती हैं हमारे अलाइनमेंट ग्रुप में टेक्स्ट
वो अलग अलग पोजीशंस के ऊपर सेट करने के लिए स्टार्टिंग के 6 ऑप्शंस हमारे आते हैं। तो उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो खाली क्या होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए होते हैं। इसके अंदर अलग अलग स्थान के ऊपर टेक्स्ट को आपको सेट करना हो तो। उसके बाद में इसके अंदर अगला जो ऑप्शन आता है, दूसरा ऑप्शन आता है आपका ओरिएंटेशंस का। ओरिएंटेशंस का अगला ऑप्शन हमारा आता है टेक्स्ट की डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए। तो इसका कार्य क्या होता है, सेल में टेक्स्ट की दिशा को बदलने के लिए, को चेंज करने के लिए करते हैं। मतलब आप टेक्स्ट को किसी भी कोण के ऊपर घुमा सकते हो, किसी भी एंगल के ऊपर रख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे कोई भी नेम सेल में आया हुआ है, ये नॉर्मल पोजीशंस के ऊपर है। यदि हम इसको सेल के अंदर किसी कोण के ऊपर किसी रूप में डालना चाहें तो हम इसको किससे डाल सकते हैं, ओरिएंटेशन से उसकी हम क्या कर सकते हैं, दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, दिशा को चेंज कर सकते हैं। मतलब 360 डिग्री के कोण के अकॉर्डिंग हम इसको किसी भी एंगल से ऊपर घुमा सकते हैं। मतलब ये है कि इनमें से किसी भी कोण के ऊपर आप उस टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। आप ऐसे रखना चाहो तो ऐसे रख दो, यदि इस प्रकार से रखना चाहो तो इस प्रकार से। तो आपकी मर्जी है टेक्स्ट को किस डायरेक्शन के ऊपर आप रखना चाहोगे, तो वो कंडीशन किसकी होती है, ओरिएंटेशन की होती है। टेक्स्ट की दिशा को परिवर्तित करने के लिए या टेक्स्ट के एंगल को चेंज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, ओरिएंटेशंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन हमारा आता है वर्ब टेक्स्ट का। अगला ऑप्शन हमारा वर्ब टेक्स्ट का आता है। वर्ब टेक्स्ट का कार्य क्या होता है, यदि आपको किसी को पता है तो आपको पता है कि वर्ब टेक्स्ट का कार्य क्या होता है। यदि हमारी कोई भी जानकारी एक सेल से बाहर जा रही है, मतलब उसको सेल से बाहर जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, रोक लगा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, कोई भी सेल है, सेल के अंदर कुछ शब्द हम लिख रहे हैं, तो जब तक उसकी साइज है तब तक तो वो टेक्स्ट सही लिखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो टेक्स्ट क्या हो जाते हैं, अगले सेल के ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि इससे आगे क्या होता है, अगला सेल आता है तो सेल के ऊपर रिपीट हो जाते हैं, उस सेल के ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन यदि आपके सामने आए, सिचुएशंस आए, तो उस कंडीशन में उन डाटाओं को उसी सेल के अंदर शामिल रखने के लिए करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, वर्ब टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। एक सेल से डाटा को सेल से बाहर जाने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो थ्योरी के हिसाब से हम समझे तो है कि सेल से कोई भी डाटा आपके बाहर जा रही है तो उसको बाहर जाने से रोकने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, वर्ब टेक्स्ट का कर सकते हो। लेकिन यदि सेल से समझना चाहें, ऐसी कंडीशंस आपके पास में आ जाए कि एक ही सेल की डाटा आपके दूसरे सेल के ऊपर जा रही है, तो उसको उसी सेल में रखने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, वर्ब टेक्स्ट का आप यूज कर सकते हो। तो ये चीजें हमारे आते हैं अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर। अगला जो ऑप्शन हमारा आता है वो आता है अलाइनमेंट ग्रुप का। मर्ज एंड सेंटर का।
तो मर्ज एंड सेंटर का कार्य हमने पीछे वर्ड में पढ़ा है। मर्ज का कार्य क्या है? मर्ज और सेंटर का जो ऑप्शन होता है वो क्या किसके लिए होता है? हमारे सिलेक्ट किए हुए जितने भी सेल्स हैं, तो यहाँ पर हमारे सिलेक्ट किए हुए 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़कर क्या कर देगा? ये एक सेल का निर्माण कर देगा। ये तो एक सेल हो जाएगा, बाकी जो कंडीशंस आपकी हैं वैसे की वैसी रह जाएंगी। मतलब 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़कर एक सेल में लाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तथा इसमें जो एंट्री प्रारंभ होगी, इस सेल की जो भी एंट्री होती है वो यदि प्रारंभ होती है वो कहाँ से होती है? इसके सेंटर से होती है। कोई भी आप शब्द लिखना चाहोगे तो वो इस सेंटर से ही क्या होंगे? आपके लिखे जाएंगे। तो ये ऑप्शंस आपके 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़कर एक सेल का निर्माण करने के लिए, तथा उसमें होने वाली जो एंट्री है वो कहाँ से प्रारंभ करने के लिए? सेंटर से प्रारंभ करने के लिए आप इस ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। उसके बाद में 2 ऑप्शंस और आते हैं आपके, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज का। इंक्रीज सबसे पहला जो ऑप्शन 5वां जो ऑप्शन आता है वो आता है इंक्रीज। इंक्रीज इंडेंट, हमने वर्ड के अंदर ये फंक्शंस पढ़ा था कि इंक्रीज इंडेंट का कार्य क्या है? पैराग्राफ को आगे की ओर खिसकाने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो? इंक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हो। तो वही कंडीशंस यहाँ पर भी है। सेल के अंदर यदि आपको टेक्स्ट को आगे के भाग में या पीछे के भाग में आगे पीछे करना हो तो उस कंडीशंस में हम इंक्रीज का यूज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर शॉर्टकट काम नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर आपकी शॉर्टकट काम करेंगे। इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस अल्टरनेटिव की प्लस टैब। खाली हमें यहाँ पर शॉर्टकट याद रखनी है, ये इंक्रीज इंडेंट की। बाकी थ्योरी में से पर्सन आपका नहीं आता है। और दूसरा ऑप्शन आता है डिक्रीज। डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन आता है, उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल अल्टरनेटिव की प्लस शिफ्ट प्लस टैब की। ये आप यूज कर सकते हो इंक्रीज इंडेंट में। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे का है वो अगली क्लास में हम करेंगे। आगे के जो ऑप्शन हमारे बच गए हैं। थैंक यू।